हेलो स्टूडेंट्स, आईआईटी ब्रेन में आपका स्वागत। आज हम फिजिक्स में जेईई मेन 2020 के एक प्रॉब्लम पर डिस्कस करेंगे। सो एक बार आप पहले क्वेश्चन सुने। अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज प्लेट ऑफ एरिया ए कैपिटल separated by distance d small between them. It is filled with a dielectric which has a dielectric constant that varies as k equal to k 1 plus alpha x, where x is the distance measured from one of the plates. If alpha d is less than 1, very less than 1, then the total capacitance of the system is best given by the expression. यानी अल्फा डी का वैल्यू अगर एक से बहुत छोटा है तो आपको इस सिस्टम का टोटल कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना है, यानी बताना है कि उसे किस तरीके से एक्सप्रेस किया जा सकता है अदर टर्म्स में। तो पहले एक बार देख लें कि क्या कैपेसिटर का पिक्चर दिया हुआ है। एक कैपेसिटर की दो प्लेट दी हुई हैं और ये बताया है कि इनके बीच में एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम फिल किया गया है, लेकिन उस डाइलेक्ट्रिक मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एक प्लेट से दूसरी प्लेट तक वेरी कर रहा है। उस वेरिएशन को जिस फॉर्मूले से लिखा गया है एक बार आप उसे देख लें। वो वेरिएशन है k इक्वल टू k इंटू 1 प्लस एल्फा एक्स, यानी यहां पर आप k को वेरिएबल k माने और राइट साइड में जो k यूज किया गया है वो एक कांस्टेंट k। तो दोनों के डिफरेंस को समझें, ये k का फंक्शन है और ये एक न्यूमेरिकल कांस्टेंट k लिखा गया है। सो k इन टर्म्स ऑफ x इज k 1 प्लस अल्फा x, यानी इस प्लेट से जैसे जैसे आप आगे बढ़ते रहेंगे डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू बदलता रहेगा। तो आपको इस सिस्टम का कैपेसिटेंस निकालना है। अदर टर्म्स में आपको प्लेट्स के बीच का सेपरेशन d दिया हुआ है और इसके अलावा प्लेट का एरिया A गिवन है। सो इतने टर्म इस प्रॉब्लम में दिए हैं और एक कंडीशन जो और दी है मैं लिख देता हूं, अल्फा डी को 1 से बहुत छोटा माना है, मे बी इस टर्म का किसी इंटरमीडिएट स्टेप में यूज हो। सो कैसे करेंगे प्रॉब्लम? देखिए प्रॉब्लम सिंपल है लेकिन कैलकुलस बेस्ड है, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बदल रहा है लगातार। हमें क्या करना होगा समझें कि हम फर्स्ट प्लेट से x डिस्टेंस पर एक dx थिकनेस के कैपेसिटर को सपोज करेंगे। हम मान रहे हैं कि x डिस्टेंस पे dx थिकनेस का एक छोटा सा कैपेसिटर है। प्लेट एरिया इस कैपेसिटर का भी a ही होगा, आप समझ सकते हैं। अब यहां पर ध्यान दें कि ऐसा क्यों करना पड़ा, क्योंकि k का वैल्यू हर पोजीशन पे अलग अलग है। तो हम इनिशियल प्लेट से x डिस्टेंस पर एक ऐसा कैपेसिटर बनाना चाहते हैं जिसके k की वैल्यू x के टर्म में हम दे सके। और चूंकि हम जानते हैं कि dx इनफाइनाइटली स्मॉल होता है तो हम ये कह सकते हैं कि इस कैपेसिटर के बीच में हर जगह पर k स्टैटिक है। यहां पर बच्चों के दिमाग में आता है कि सर इस थिकनेस पर भी तो k थोड़ा बदल जाएगा, तो मैं उन्हें बार बार याद दिलाता हूं कि dx कैलकुलस की लिमिट तक लिया गया है और आप कैलकुलस की लिमिट जानते हैं, हमने डिस्कस किया है कई बार इस पर। तो एक छोटे से इनफाइनाइटली स्मॉल कैपेसिटर जिसकी थिकनेस dx है का कैपेसिटेंस अगर हम लिखें फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली तो वो बनेगा dc इक्वल टू k, जिसका वैल्यू k1 प्लस अल्फा x है, इंटू एप्सिलॉन नॉट इंटू एरिया ऑफ द प्लेट अपॉन d की जगह dx यूज करेंगे। यहां पर हमने जिस फॉर्मूले को यूज किया है वो कैपेसिटेंस को डिफाइन करने का किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। यह फॉर्मूला एप्सिलॉन नॉट a k मल्टीपल डिवाइडेड बाय d है। सो इस फॉर्मूले को हमने इस छोटे से कैपेसिटर में यूज किया है और इसी प्रकार हम इस दो प्लेट सिस्टम के बीच में हर पोजीशन पर एक छोटे से कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कैलकुलेट कर पाएंगे। अब फाइनली समझें कि जब हम सभी ऐसे छोटे छोटे कैपेसिटर्स का कैपेसिटेंस कैलकुलेट कर लेंगे तो हमें फिर क्या करना होगा ये समझें कि फिर ये सभी छोटे छोटे कैपेसिटर इन दोनों प्लेट्स के बीच में सीरीज में जुड़े हुए कैपेसिटर्स बन जाएंगे और तब हमें उन सभी कैपेसिटर्स का रिजल्टेंट कैपेसिटेंस सीरीज इक्विवेलेंस के फॉर्मूले से कैलकुलेट करना होगा। अब एक बार हम डिस्कस करेंगे कि जब बहुत सारे कैपेसिटर सीरीज में जुड़े होते हैं
तो उनके इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस को जिस फॉर्मूले से दिया जाता है वो 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 कुछ इस तरह से दिया जाता है। तो यहां पर आपने एक कैपेसिटर के कैपेसिटेंस डीसी को कुछ इस तरह से कैलकुलेट किया है। तो सभी कैपेसिटर्स के इक्विवेलेंट को कैलकुलेट करने के लिए मैं इस डीसी को 1/C फॉर्मेट में कन्वर्ट कर रहा हूं। अब ये फॉर्मूला जो 1 इक्वेशन के नाम से जाना जा रहा है, इसे हम लिख पाएंगे 1/DC इक्वल टू dx अपॉन k इंटू 1 प्लस एल्फा एक्स इंटू एप्सिलॉन नॉट ए। यहां पर ध्यान दें 1/DC इसीलिए करना पड़ा है क्योंकि हम जानते हैं कि कैपेसिटेंसेस को सीरीज के केस में इक्विवेलेंट निकालने के लिए रेसिप्रोकली ऐड किया जाता है। सो 1/DC यहां पर अगर हम इंटीग्रेट करें तो इन सभी कैपेसिटर्स के रेसिप्रोकल के सम को प्रेजेंट करेगा। सो बोथ साइड इंटीग्रेट करने पर ये लेफ्ट साइड का टर्म बन जाएगा 1/C इक्विवेलेंट और राइट के टर्म को हमें सॉल्व करना होगा। चूंकि x इंटीग्रेंड में इसे सॉल्व किया जा रहा है तो इसकी लिमिट 0 से d तक लेनी होगी। अब मैं इसे फाइनल सॉल्व कर रहा हूं। अब एक बार इस स्टेप को ध्यान से देखें। 0 से d तक हमें dx अपॉन 1 प्लस एल्फा एक्स को सॉल्व करना है। तो ये फाइनली बन जाएगा 1/C इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/K एप्सिलॉन नॉट A ln 1 प्लस एल्फा एक्स अपॉन एल्फा। यहां पर 1/x के इंटीग्रेशन log x ln x को स्टैंडर्ड फॉर्म में यूज किया गया है और चूंकि x के साथ अल्फा एक मल्टीप्लिकेटिव टर्म है तो इंटीग्रेशन के केस में जैसा हमेशा होता है मल्टीप्लिकेटिव टर्म डिनोमिनेटर पे आते हैं, यूज किया गया है। सो 0 से d तक अब इसमें वैल्यू पुट करने पर 1/C इक्विवेलेंट का वैल्यू देखें क्या आ जाएगा। ये आ गया है 1/K एप्सिलॉन नॉट A अल्फा और log में लिमिट पुट करने पर ये बन जाएगा log 1 प्लस एल्फा x के प्लेस पे d और एक बार जब x की जगह 0 पुट करेंगे तो log 1 का वैल्यू स्टैंडर्ड फॉर्म में 0 होता है। सो उसे यूज करने पर हमें 1/C इक्विवेलेंट का वैल्यू कुछ इस तरह से मिलेगा। अब यहां पर ध्यान दें 1/C इक्विवेलेंट का वैल्यू आपको मिल चुका है लेकिन आपको C इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना है और आप देख पा रहे हैं कि ये वैल्यू log के टर्म में कैलकुलेट हुई है। तो अब यहां पर उस स्टेप पे आए जिसमें ये गिवन था कि अल्फा डी 1 से वेरी वेरी लेस है। अगर उस टर्म को यहां पर यूज करें, कैसे यूज करेंगे एक बार समझे। C इक्विवेलेंट का वैल्यू बन चुका है K एप्सिलॉन नॉट A अल्फा अपॉन ln 1 प्लस एल्फा डी और चूंकि गिवन है कि अल्फा डी 1 से बहुत बहुत छोटा है तो अल्फा डी के 1 से बहुत बहुत छोटे होने की कंडीशन में आप log 1 प्लस एक्स को कुछ टर्म्स तक एक्सपेंड कर सकते हैं। सो अगर मैं इस एक्सपेंशन को अल्फा डी की 1 पावर टर्म तक एक्सपेंड करूं तो ये क्या बनेगा, ध्यान दें, ये बन जाएगा C इक्विवेलेंट इक्वल टू K एप्सिलॉन नॉट A अल्फा अपॉन ln 1 प्लस एक्स और इसे एक्सपेंड करने पर यह बनेगा x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2। यहां पर मैं अल्फा डी और अल्फा डी की 2 पावर तक इसे लिख रहा हूं और हायर टर्म्स को इग्नोर कर रहा हूं। तो अब अगर मैं इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करूं तो क्या बनेगा एक बार आप देखें। मैं इसे और आगे बढ़ा रहा हूं। यह बन जाएगा C इक्विवेलेंट इक्वल टू K एप्सिलॉन नॉट A अल्फा अपॉन अल्फा डी को कॉमन लेके ये बन जाएगा 1 माइनस अल्फा डी अपॉन 2 और फिर एक अल्फा का टर्म कैंसिल करने के बाद ये होगा K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी इंटू 1 माइनस अल्फा डी बाई 2 टू द पावर -1। यहां पर डिनोमिनेटर के टर्म को न्यूमरेटर में शिफ्ट किया गया है और अब चूंकि हम जानते हैं कि अल्फा डी 1 के सामने इग्नोरेबल है और अल्फा डी बाई 2 उससे भी छोटा है तो इसमें बाइनोमल एक्सपेंशन को 1-2 टर्म्स तक लिखने पर ये फाइनली क्या बन जाएगा, यहां पर आप देखें, इसको फाइनली मैं यहां पर प्रेजेंट कर रहा हूं। ये हो जाएगा C इक्विवेलेंट इक्वल टू K एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D इंटू 1 प्लस अल्फा डी बाई 2। यहां पर ध्यान दें 1 प्लस एक्स टू द पावर n को बाइनोमली जब 1-2 टर्म्स तक लिखा जाता है तो 1 प्लस nx
बनती है उसकी वैल्यू। तो यहां पर n का वैल्यू -1 है और ब्रैकेट में भी एक माइनस है, तो वो टर्म प्लस में कन्वर्ट हो गया है। सो फाइनली सॉल्व करने के बाद अल्फा डी को 1 से बहुत बहुत छोटा मानने के बाद जो आउटकम आया है वो रिजल्ट है k एप्सिलॉन नॉट a बाई डी इंटू 1 प्लस अल्फा डी बाई 2। और जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं उन ऑप्शंस में ये भी एक ऑप्शन है। तो इस तरह से इंटीग्रेशन का थोड़ा सा यूज करके और कैपेसिटेंस का फॉर्मूला लगा के और साथ में बाइनोमियल और लॉगरिथम के कुछ एक्सपेंशन यूज करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। थैंक यू।